कैसे आप सब लोग। आज बात करते हैं सबसे पहले नैनीताल भाग 2 की। ठीक, इस भाग में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक इमारतों को और महत्वपूर्ण तथ्यों को। सबसे पहले बात करते हैं नैनीताल स्थित राजभवन की। ठीक, आइए, ये है राजभवन। यहाँ से हमेशा परीक्षा में क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो नैनीताल राजभवन अगर बात करूँ तो बनना शुरू हुआ ये 27 अप्रैल 1897 को। स्पेशली कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इसकी नींव कब पड़ी। 27 अप्रैल 1897 को नैनीताल स्थित राजभवन की नींव पड़ी और ये इसका निर्माण कार्य जो पूरा हुआ ये 1900 में जाके पूरा हुआ। सन 1900 में यह निर्माण कार्य पूरा हुआ। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके आकार की। यह ई आकार में बना है। कैसे आकार में बना है? ई आकार में बना है। ये बकिंघम पैलेस की तर्ज पर है। बकिंघम पैलेस इंग्लैंड में है जो बकिंघम पैलेस की तर्ज पर, बकिंघम पैलेस की तर्ज पर बना हुआ है। ठीक है, और इसकी जो शैली है, इसकी जो शैली है वो है गॉथिक शैली। कैसे बना हुआ ये? गॉथिक शैली में। क्वेश्चन आ सकता है किस शैली में बना है, तो गॉथिक शैली में बना ये राजभवन है। ठीक है, बात होती है इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? डिज़ाइन, तो इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो क्या था? स्टीवेंसन ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। ठीक है, चलिए बात होती है राजभवन है तो यहाँ रहने वाले पहले गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो यहाँ रहने वाले पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, तो पहले गवर्नर, यहाँ रहने वाले पहले गवर्नर थे एंटोनी मैकडोनाल्ड। एंटोनी मैकडोनाल्ड, एंटोनी मैकडोनाल्ड यहाँ रहने वाले पहले गवर्नर थे। ठीक है, लेकिन पहले भारतीय कौन थे जो इस राजभवन में रहे? फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय गवर्नर, यहाँ रहने वाले पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू यहाँ रहने वाली पहली भारतीय गवर्नर थी। ठीक है, सरोजनी नायडू को आप सब जानते होंगे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती है और इनको आपने जानते होंगे पहली कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। नेशनल जीके में इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा आपने, लेकिन यहाँ बात हो रही है नैनीताल स्थित राजभवन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो समय समय पर आते रहे हैं परीक्षाओं में, आगे भी इम्पोर्टेंट हैं ये। ठीक है, आपको ये जानना होगा। ठीक है, तो ये थी नैनीताल स्थित राजभवन की बातें। ठीक, चलिए बात करते हैं अब जो ये राजभवन है इस समय, अब ये राजभवन नहीं, अब यहाँ पर उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय यहाँ पर 9 नवंबर 2000 को इसे उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय इसे बना दिया गया। ठीक है, और ये 20वां हाईकोर्ट था, 20th। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का उच्च न्यायालय इस भवन में शिफ्ट कर दिया गया और उत्तराखंड हाईकोर्ट देश का 20वां उच्च न्यायालय था। इस समय देश में 25 हाईकोर्ट हैं। कितने हाईकोर्ट हैं? 25। ठीक है, वर्तमान में कितने हाईकोर्ट हैं? 25। ठीक है, उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो जजों की संख्या है वो कितनी है? ठीक है, तो जजों की संख्या कितनी है? जजों की संख्या उत्तराखंड हाईकोर्ट में 11 है। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश कौन है? उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने होंगे। और ये 10वें जज हैं इस समय। कौन से? 10वें न्यायाधीश हैं। ठीक है, 10वें मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाईकोर्ट के कौन है? रमेश रंगनाथन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, पहले ए देसाई थे। ठीक है, ये सब आपने नोट कर लिए होंगे पहले ही। अब बात चल रही है राजभवन की, तो राजभवन संबंधित ये संपूर्ण डाटा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नैनीताल में स्थित एक और धरोहर की, जो है जिम कॉर्बेट।
तो बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहले बात आती है स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी इसकी 8 अगस्त 1936 को। ठीक, और इसका जो नाम था उस समय तत्कालीन गवर्नर, प्रारंभिक नाम इसका जो नाम रखा गया, प्रारंभिक नाम, वो तत्कालीन गवर्नर मैल्कम हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क रखा गया। हेली नेशनल पार्क रखा गया। हेली नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है, चलिए बात आती है, यह एशिया व भारत, यह एशिया व भारत का पहला, यह एशिया और भारत का पहला नेशनल पार्क है। पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, तो इसे गौरव प्राप्त है कि एशिया और भारत का ये पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, सब अब बात आती है इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल इसका है 520.82 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 520.82 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये जो फैला है ये किन जिलों में है? क्वेश्चन आता है जिला, तो जिला इसका है नैनीताल, नैनीताल प्लस पौड़ी, 2 जिलों में ये मुख्य रूप से फैला है। ठीक है, अब उसमें से भी नैनीताल को कितना और पौड़ी को कितना क्षेत्रफल है? ठीक है, तो नैनीताल में जो क्षेत्रफल इसका है वो है 312.76 किलोमीटर स्क्वायर, और पौड़ी में जो उसका क्षेत्रफल है वो है 208.8 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसके क्षेत्रफल है, इंपॉर्टेंट है, अधिकांश हिस्सा इसका नैनीताल के पास है। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात आ गई क्षेत्रफल और जिला। इसके बाद बात होती है इसके नाम तो चेंज होते रहे। ठीक है ना, आज़ादी के बाद इसको एक और नाम पड़ा इसका रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। आज़ादी के बाद 1952-54 में इसको रामगंगा नेशनल पार्क कहा गया। ठीक है, और जिम कॉर्बेट की मृत्यु हुई थी 1955 में, तो 1957 में उन्हीं के सम्मान में 1957 में इसका नाम, जो वर्तमान नाम है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है, ये इसके नाम है। ठीक, तो अब बात आती है जिम कॉर्बेट के प्रवेश द्वार की। तो प्रवेश द्वार कहाँ से इसका एंट्री गेट है? प्रवेश द्वार इसका ढिकाला में है, और दूसरा प्रवेश द्वार, अब 2 एंट्री गेट हैं इसके, दूसरा इसका कोट द्वार से है। ठीक है, तो पौड़ी के कोट द्वार से और नैनीताल के ढिकाला रामनगर से इसका एंट्री गेट है। ठीक, चलिए बात आती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो 2013 में, कब? 2013 में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स 2013 में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। कब किया गया? 2013 में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन जिम कॉर्बेट से किया गया। ठीक, बात आती है ये वही नेशनल पार्क है जहां 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, 1972 में जब क्या वाइल्ड लाइफ एक्ट आया, तो उसके बाद 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ शुरू किया गया,
और इसके पहले डायरेक्टर निदेशक, इसके पहले निदेशक कैलाश साखला। कौन थे? कैलाश साखला। कैलाश साखला इसके क्या थे? पहले निदेशक थे। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के। कैलाश साखला को टाइगर मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर मैन भी कैलाश साखला को कहते हैं। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क महत्वपूर्ण धरोहर है हमारी। ठीक है, और उसके बारे में ये पॉइंट आपको जानने होंगे। ठीक है, इसके अलावा जिनके नाम पे इसका नाम पड़ा है जिम कॉर्बेट, उनके बारे में भी जानते हैं। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं जिम कॉर्बेट की। ठीक है, जिम कॉर्बेट। ठीक है, सबसे पहले आता है इनका नाम क्या था, पूरा नाम इनका था क्या। ठीक है, नाम था इनका जेम्स एडवर्ड जिम कॉर्बेट। जेम्स एडवर्ड जिम कॉर्बेट इनका पूरा नाम था। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था नैनीताल में। इनका जन्म हुआ था नैनीताल में। ठीक है, जन्म की तारीख थी 25 जुलाई 1875 को इनका जन्म नैनीताल में हुआ था। ठीक, चलिए, और ये जब तक देश आज़ाद हुआ ये भारत में ही रहे और नैनीताल में ही रहे ये। ठीक, चलिए बात आती है पिता का नाम। जिम कॉर्बेट के पिता का नाम था क्रिस्टोफर कॉर्बेट। क्रिस्टोफर कॉर्बेट। और माता का नाम था मैरी। माता का नाम था मैरी। ठीक है, माता का नाम था मैरी। मैरी जेनी कॉर्बेट। मैरी जेनी कॉर्बेट। और इनकी एक सिस्टर थी, बहन। अब ये इसलिए लिखा रहे हैं कि नैनीताल में इनके साथ रहती थी। ठीक है, बहन। इनकी बहन का नाम था, इनको लोग मैगी कहते थे। क्या था? मैगी। निकनेम तो था मैगी। ठीक, और नाम था मार्गरेट विनफ्रेड कॉर्बेट। मार्गरेट विनफ्रेड कॉर्बेट। मार्गरेट विनफ्रेड कॉर्बेट, जिसे लोग या घर में मैगी के नाम से पुकारते थे। ठीक, चलिए, तो ये उनका पारिवारिक जीवन आ गया। बात करते हैं इनका एक घर है नैनीताल में, अब वो म्यूज़ियम बन चुका है। इनका घर है गरनी हाउस। एग्ज़ाम में आता है गरनी हाउस कहाँ है। ठीक है, तो गरनी हाउस में ये रहते थे। गरनी हाउस। ठीक है, तो गरनी हाउस म्यूज़ियम है और ये नैनीताल में है। तो ये इनका एड्रेस था। ठीक है, बात आती है इनके निकनेम की। उपनाम इनका क्या था? लोग इनको गोरा ब्राह्मण कहते थे। क्या कहते थे? गोरा ब्राह्मण। गोरा ब्राह्मण। ठीक, ये इनका उपनाम है। बात आती है इनके सम्मान की। तो इनको एक महत्वपूर्ण सम्मान दिया गया था, इससे कई इनको अवार्ड मिले हैं। लेकिन 1928 में केसर ए हिंद का इनको पुरस्कार दिया गया। केसर ए हिंद प्रतिष्ठित पुरस्कार उस समय का इनको दिया गया 1928 में। ठीक है, तो नोट कर लेंगे ये जानकारियाँ, इनके बारे में जानकारियाँ हैं। ठीक है, बात आती है अब जब ये यहाँ से गए तो 19 जब देश आज़ाद हुआ तो ये यहाँ से चले गए। 1947 में ये भारत छोड़कर केन्या चले गए। ठीक है, और वहीं 19 अप्रैल 1957 को केन्या नैरोबी
इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हुई। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी है, इनकी मृत्यु वहाँ हुई 1957 में, ठीक है। 1955 में इनकी मृत्यु कहाँ हुई, केन्या में हो गई, ठीक। और इसीलिए 1957 में हमने इनके नाम पर, हमारी सरकार ने इनका नाम क्या रखा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा, ठीक। बात आती है, ये शिकारी तो थे ही, ठीक है, प्रकृति प्रेमी भी थे, लेकिन एक महान लेखक भी थे। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों की, ठीक। चलिए, प्रमुख पुस्तकों में आती है, सबसे पहले आएगी इनकी माई इंडिया। जब यहाँ से ले गए तो इन्होंने लिखी माई इंडिया, माई इंडिया, ट्री टॉप्स, ठीक है, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, ठीक है, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग, माई इंडिया, ट्री टॉप्स, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग, टेम्पल टाइगर, ठीक है, टेम्पल टाइगर। और भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जंगल लोर, ठीक है, टेम्पल टाइगर, जंगल लोर, टेम्पल टाइगर, जंगल लोर, ठीक। इसके अलावा जंगल लोर इनकी आत्मकथा कही जाती है, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी कौन सी इनकी, जंगल लोर है, ठीक है। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी पुस्तकें, आपको ये याद होनी चाहिए कि इनकी पुस्तक कौन कौन सी हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी इनकी और पुस्तकें भी इनके जाने के बाद ही प्रकाशित हुई हैं, ठीक। तो वो आप, जैसे आई थी जिम कॉर्बेट्स इंडिया, इनकी मृत्यु के बाद आई थी जिम कॉर्बेट्स इंडिया, जिम कॉर्बेट्स इंडिया, ठीक है। E.W. हॉकिंस ने लिखी थी, E.W. हॉकिंस ने लिखी थी जिम कॉर्बेट्स इंडिया, ठीक है। इनकी जो ये प्रकाशित नहीं हो पाई थी इनके लेकिन E.W. हॉकिंस ने इन पर लिखी इनकी पुस्तक जिम कॉर्बेट्स इंडिया, ठीक है। तो शिकारी, लेखक और प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट, ये है जिम कॉर्बेट, ठीक है। और एक और इनकी किताब आई, सबसे पहली किताब आई थी जंगल स्टोरीज, 1935 में बुक आई थी जंगल स्टोरीज, ठीक है। तो इतनी बुक्स आपने इनकी पढ़ लेनी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्स ये, ठीक। तो ये थे आपके जेम्स एडवर्ड जिम कॉर्बेट। चलिए, ये था नैनीताल का भाग 2, ठीक। अगली वीडियो में हम नैनीताल के जितने भी वन लाइनर होते हैं उनको करेंगे कवर, और कुछ प्रमुख शहरों को, ठीक। आज के लिए इसमें इतना ही। अपने नोट्स बनाइए और परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। चलिए।